हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। और दोस्तों, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है अजय गर्ग के सर के ऑफिस में आने का। और जो आपका इश्यू है कि CISF HCM 2019 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 23-30 जुलाई को और 6 अगस्त को, उनमें बहुत सारे आपकी जो अनियमितताएँ आपने देखी हैं, जो बच्चों ने हमें पॉइंट भेजे हैं, वो सारे के सारे हम सर के साथ रखेंगे, शेयर करेंगे। और उसके बाद सर आपको बताएंगे कि इस केस में क्या हो सकता है, पक्ष में विपक्ष में, सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। अजय गर्ग सर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, काफ़ी सीनियर वकील हैं, और ये वही वकील हैं दोस्तों कि जिन्होंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2019, CRPF HCM 2022 की वैकेंसी आई थी 23 में, उनमें, और ट्रेडमैन, इनमें एज क्राइटेरिया, और SSC GD और दिल्ली पुलिस बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए, भर्ती हुई, जिनमें उन्होंने स्टूडेंट के साथ खड़े होकर उनके हित में काम किया और काफ़ी बच्चों को फ़ायदा इन्होंने दिलवाया। तो हम एक बार फिर से अजय गर्ग सर साथ मिल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट रख देता हूँ कि क्या क्या बच्चों ने वहाँ पे देखा। बच्चों ने देखा कि एग्ज़ाम सेंटर में जो एंट्री हो रही है वहाँ पे कोई भी वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। एंट्री होने के बाद जो बायोमेट्रिक हो रही है उसमें खाली अंगूठे का निशान लिया गया, वहाँ पर भी वीडियोग्राफी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई फ़ोटो क्लिक नहीं हुई। बहुत सारे बच्चों ने ये भी देखा कि काफ़ी सेंटरों पे बहुत सारे बच्चों की फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुई, उनके बावजूद उनको वहाँ पे एंट्री मिली, क्योंकि खाली एक पेपर पे साइन करवा लिया गया और वेरीफाई कर दिया गया कि ये बाद में हो जाएगा, अगले प्रोसेस में हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर एंट्री जब हुई, जब हॉल में जब बच्चों को बैठाया गया, तो वहाँ पे भी बच्चों ने देखा कि वहाँ पे कुछ सेंटरों पे कैमरे थे जो स्कूल की तरफ से थे। CISF की तरफ से कोई भी कैमरा या कैमरा की टीम अलॉट नहीं हुई, और बहुत सारे सेंटरों पे जिस रूम में बच्चे पेपर दे रहे थे वहाँ पे कैमरा नहीं था। इसके बाद आते हैं कि एग्ज़ाम पे, तो जब पेपर आवंटित हुआ तो बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा पेपर आया जिसकी सील ऑलरेडी ब्रोकन थी, यानी ब्रोकन सील के साथ पेपर प्राप्त हुआ। फिर जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे उनके पास, हमने देखा है बहुत सारे एग्ज़ाम हमने भी दिए हैं कि जो कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी देता उसके पास मोबाइल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे सबके पास मोबाइल थे, और मोबाइल हाथ में था। वीडियोग्राफी वो खुद ही कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, एग्ज़ाम में जो पेपर था उसकी फ़ोटो खींच के कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट करने की कोशिश वो कर रहे थे। बात करते हैं जो एग्ज़ाम के दौरान, तो बहुत सारी चीटिंग वहाँ पे देखने को मिली। बच्चों के माध्यम से हमें रिव्यू मिले, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों को पास नज़दीक बैठा दिया गया कि कर लो, आपस में कर लो, बातचीत करवाई गई। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो हम सर के पास यही इशू लेके आए हैं कि क्या इसमें केस में आगे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बच्चों के हित में हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, और क्या प्रोसीडिंग रहेगी, क्या क्या बच्चों को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, अगर इस केस में हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या फ़ीस लगेगी, कितना कॉस्ट आएगा, और जजमेंट आने में कितना टाइम लग सकता है। वो सारी चीज़ें अब सर आपके साथ शेयर करेंगे, और प्रोसीडिंग सर ही आपको डिक्लेयर करेंगे क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखना कि केस अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो सकता है या कोई फ़ायदा मिल सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। पहली बात तो मुझे ये बड़ा दुख हुआ सुन के कि बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत करके जो है तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में बैठते हैं, और इस टाइप से मैल प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि उनको उनकी सारी मेहनत विफल होने की उम्मीद हो जाती है। ये मेरे को लगता है एडवर्टीज़मेंट 2019 में निकला था, और उसके 4 साल बाद ये एग्ज़ाम हुए हैं। जब ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम इन्होंने निकाला था शेड्यूल, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में मल्टीपल शिफ्ट की बात नहीं थी, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने थे। तो उस वक्त कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा कि जी ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा और इसमें किसी का डिफ़िकल्ट पेपर होगा, किसी का आसान होगा, और इसमें काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। तो हमने इसलिए हाई कोर्ट में रिट लगाई थी नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स की, जिससे कि सब बच्चे एक ही लेवल पर रहें, ये ना हो कि किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए। उसकी वजह से कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया था, और CISF ने भी कोऑपरेट किया था। उन्होंने कहा था ठीक है हम नॉर्मलाइजेशन इसमें लगाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन उन्होंने लगाया। उस वक्त हमें लगा कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और बच्चे सब जो है खुश होंगे। लेकिन उसके बाद मुझे जैसे पता चला, आपने भी बताया और भी बच्चों का फ़ोन आया कि वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत टाइप की चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे बच्चे बड़े एग्रीव्ड हैं। अब इसमें जो जैसे आपने बताया कि बायोमेट्रिक का सिस्टम था, बट कैमरे जो हैं कई सेंटर्स में थे, कईयों में नहीं थे।
तो बायोमेट्रिक का जो सिस्टम होता है वो बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि वो बच्चा वही आकर एग्ज़ाम दे जो कैंडिडेट है, कोई और इम्पर्सोनेट करके वहाँ पे एग्ज़ाम ना दे जाए। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास अगर एविडेंस है ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि जी इस सेंटर के अंदर ऐसा ऐसा था और इस सेंटर में नहीं था, तो वो एक अच्छा ग्राउंड बन सकता है इन एग्ज़ाम को चैलेंज करने के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक मोबाइल की बात है कि जो वहाँ पर जो लोग थे उनके पास मोबाइल्स थे हाथ में जो नहीं होने चाहिए, तो ये एक इरेगुलरिटी है कि उनको नहीं रखना चाहिए मोबाइल, बट उनके पास थे। बट इससे रिलेटेड भी एविडेंस कैमरे में आ सकती है, जो कैमरे जहाँ लगे हुए थे वहाँ तो कुछ चीज़ें आई होंगी कि वो उनके हाथ में कैमरे मोबाइल हैं और वो यूज़ कर रहे हैं दिस एंड दैट, तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है। तीसरी चीज़ जो आपने बताया कि बच्चे साथ बैठे हुए थे और उनको नकल करने का भी मौका मिल गया, क्योंकि क्लासरूम में तो कैमरे थे नहीं, और अगर क्लासरूम में कैमरे नहीं थे तो ये सिर्फ कहने की बात रह जाती है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एविडेंस होगी नहीं। चौथी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अपील करती है वो ये है कि जो 23 तारीख को बच्चे बैठे, उन्होंने पेपर जो दिया वो बिल्कुल फेयरली दिया, खासकर फर्स्ट शिफ्ट में। उनको कुछ नहीं पता था कुछ कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, उन्होंने जो दिया मेरिट पे दिया। बट उसके बाद कुछ मुझे बताया गया कि कुछ यूट्यूब चैनल पे ये जो है लीक हो गया कि उसमें से जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से उठाकर उन्होंने डाल दिए। वो एक कोई कहीं पहले एग्ज़ाम हुआ होगा या कोई जो भी है क्वेश्चन बैंक था, वहाँ से 25 क्वेश्चन उठा के डाल दिए, और 6 तारीख में भी वहीं से ही जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, और 6 तारीख को भी वही क्वेश्चन पेपर आया, इन द सेंस कि वही क्वेश्चन वहाँ से 25 उठा के डाल दिए, और 30 तारीख को और 6 तारीख को, तो दोनों दिन जो है कुछ बच्चों को वहाँ पे अनड्यू बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि ये क्वेश्चन जो हैं जीके के कहाँ से आ रहे हैं। अब 100 नंबर के क्वेश्चन में अगर 25 नंबर, अगर आपको पता है कि मेरे 100% 25 नंबर आएंगे, तो आपको दूसरे बच्चों से एक एज मिल जाता है, और वो एज बिल्कुल इलीगल है, वो बिल्कुल गलत है, वो उनके साथ जाती है, उन बच्चों के साथ जिनको नहीं पता था, और जिनको पता भी था वो भी गलत है, क्योंकि वो फेयर एग्ज़ाम नहीं रहा, वो अनफेयर हो गया एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम मेरी नज़र में चैलेंज होने लायक है, इसको एग्ज़ाम को चैलेंज करना चाहिए। अब कितनी उम्मीद है वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी एविडेंस कोर्ट के पास ला पाते हैं और कोर्ट को दिखा पाते हैं कि इसमें ये जो धांधलेबाजी हुई है ये सही तौर पे किस तरीके से हुई हैं और कैसे ये गलत हुआ है बिल्कुल पूरा का पूरा सिस्टम। तो कोर्ट में जब हम जाते हैं तो एक लड़ाई अलग लेवल पे होती है, जो हम खाली मुँह जुबानी बात कहने से कभी कोर्ट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करती है, ठीक है। वो एक लीगल एंगल से देखती है, वो एविडेंस के एंगल पे देखती है कि हाँ कि क्या हम उनके सामने सबूत लेके आ पाए हैं, क्योंकि सीएसएफ ने तो आके यही बोलना है कोर्ट के सामने, जी हमने जो किया है बिल्कुल फुल प्रूफ किया है, हमारे उसमें कोई भी कमी नहीं थी। वो ये कहेंगे जी कि इसमें देखो जी नॉर्मलाइजेशन तो अब आ ही गया है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उसको कुछ बेनिफिट भी होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें काफ़ी मेहनत इन्वॉल्व है इस केस को उस लेवल पे बनाने के लिए कि ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो चैलेंज हो सके और ये बच्चों को न्याय मिल सके जिन बच्चों को के साथ गलत हुआ है, और जिन बच्चों को फ़ायदा मिल गया है उनको वो फ़ायदा जो है ना मिले, तो उसके लिए काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है इसके अंदर। सर जी एक रिक्वेस्ट है, जैसे मान लो एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो एविडेंस बच्चों के पास तो नहीं होंगे क्योंकि उनके तो सारे जो मोबाइल वगैरह तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर रखवा लिए गए। तो अगर मान लो 100-150 बच्चे ऐसे हों जो लिख के दे दें इस बात को पेपर पे कि हाँ जी हमने ये चीज़ देखी, तो क्या उसमें देखिए जहाँ तक बात है बायोमेट्रिक की या फ़ोटो खींचने की, हाँ तो वो तो किस सेंटर में ऐसा हुआ किस में नहीं हुआ इसका डाटा तो इकट्ठा कर सकते हैं जी, ठीक है। बच्चों के तो एफिडेविट्स लगेंगे ही, जिन बच्चों ने वहाँ दिया वो ये कहेंगे जी यहाँ पर नहीं था, उसी के बेस पे ही कुछ चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर जो जीके का पेपर है, जो जीके के क्वेश्चंस हैं जो आए, हाँ रिपीटेशन है पूरा जो रिपीटेशन है, तो अब वो जैसे यूट्यूब वीडियो 23 तारीख को निकला या 24 को निकला, वो भी एक एविडेंस है दिखाने के लिए।
और बिल्कुल वही हुआ 6 तारीख को और वही हुआ 10 तारीख को। तो जिन चैनलों ने वो वीडियो बनाई उन्होंने दावा किया कि यही आएगा, तो वो भी अपने आप में एक एविडेंस क्रिएट कर देता है। तो मेरी नज़र में ये जो क्वेश्चन पेपर वाली चीज़ है, ये जी के क्वेश्चन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है। ये हम क्लियरली कोर्ट के सामने लाके प्रूव कर सकते हैं कि ये ऐसे हुआ है और दिखा सकते हैं कोर्ट को, और कोर्ट विल बी मोर कन्विंस्ड। और बाकी चीटिंग हुई है और ये हुई है, ये तो सिर्फ ये बातें हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम ये ग्राउंड सारे लेंगे। बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे हिसाब से वो ये जीके के क्वेश्चंस प्लस बायोमेट्रिक वाली जो चीज़ है ना। सर जी, जो आप पॉइंट है क्वेश्चन रिपीटेशन का, तो उसमें तो केवल जो 6 अगस्त का पेपर हुआ है उसमें हुआ ही ऐसा। क्या चीज़? क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन रिपीटेशन का 6 अगस्त की दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हुआ है। लेकिन जिन बच्चों का पेपर 23 जुलाई और 30 जुलाई को हुआ है, नहीं 23 के बाद ही तो यूट्यूब का आ गया था मेरे ख्याल। 30 के आसपास वो वीडियो आई है। वो जो क्वेश्चन है वो 6 अगस्त को मिला है। जो 25 क्वेश्चन का रिपीटेशन है वो 6 अगस्त को मिला है। लेकिन जो अनियमितता है, जो एग्जाम हॉल में जो माहौल बना हुआ देखा है बच्चों ने, वो तो 23 जुलाई और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 30 तारीख वाले बच्चों को भी काफ़ी बच्चों को पता था, उसमें मिला है। और 6 अगस्त को 6 अगस्त को तो पक्का ही है, मेजर है। बट 30 को भी हुआ है। बट अगर 6 को भी हुआ है तो पूरा एग्ज़ाम ही जो है ना वो पूरा का पूरे एग्ज़ाम पे उसका असर आएगा ना। तो सर 6 अगस्त को मान लो रिपीट हुआ है तो कोर्ट तो ये कहेगा कि हम तो 6 का ही कर देंगे कैंसिल, बाकी क्यों करें? मतलब नहीं, 6 का नहीं, मेरे हिसाब से 30 में भी 30 तारीख के बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिला है, नाजायज़ फ़ायदा मिला है। तो मेरे हिसाब से 30 और 6 ये दोनों पेपर कैंसिल होने चाहिए। लेकिन मेरा ये सोचना है कि कोर्ट ये नहीं करेगी कि हाँ भाई 23 वालों का तो रहने देते हैं और 30 और 6 वाला कैंसिल कर देते हैं। अगर वो करेंगे तो पूरा ही करेंगे। हाँ, तो बच्चे भी यही चाहते हैं सर, मेजर क्वांटिटी जो बच्चे हैं वो यही हम लोग अपनी तरीके से होना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से देखो हमारी प्रेयर यही होगी कि पूरा ही कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि खाली इसमें जो नियम के हिसाब से खाली ये नहीं दोनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें और भी पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई धांधलेबाजी तो इसके अंदर, या कुछ नेग्लिजेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए इसको किसी भी तरीके से। तो सर जी, इस कोर्स में जो आप केस हम करेंगे, इसमें प्रोसीडिंग में कितना टाइम लगेगा और जजमेंट कब तक आ सकता है? देखिए, पहली बात तो टाइम कितना लगेगा और जजमेंट में कब आ सकता है, इसका तो कोई मैं समय सीमा मैं कोई बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि इसको अर्जेंट बेसिस पे ही हम लोग कोशिश करेंगे इसको परस्यू करने की। और कोर्ट भी मेरे हिसाब से, अगर कोर्ट कन्विंस होगी तो इसको अर्जेंटली ही लेगी, क्योंकि अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं रह गया फिर। हाँ, इसका तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अगर कोर्ट कन्विंस होगी इसमें, तो ओबियसली वो ये कहेंगे कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर भी करेंगे तो इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द केस। कि अगर केस में कोर्ट अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है एग्ज़ाम में, तो वो फिर एग्ज़ाम कैंसिल करेंगी, वो रिजल्ट भी कैंसिल होगा। तो सर इसमें टोटल जो कॉस्ट है वो कितना रहेगा? और अगर बच्चों की क्वांटिटी, देखिए ये बच्चे, एक तो हमें बच्चे इसमें जितने ज़्यादा होंगे वो केस उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा, इस केस में जितनी मेहनत इन्वॉल्व है और जितना पेपर वर्क इन्वॉल्व है और जितनी इसमें एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, उस सब को देखते हुए सिर्फ एक्सपेंसेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, फीस के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, करीबन 2000 से 2200 रुपये एक बच्चे के ऊपर लगेगा। इसका 2200 रुपये मान के चलें कि एक बच्चे के लिए इसमें देना होगा। तो सर आपके अकॉर्डिंग जैसे टोटल कॉस्ट अगर हम डिवाइड कर दें बच्चों के अंदर, तो बच्चे जैसे एक्सपेंड हो जाएंगे, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी फीस, क्योंकि एक बच्चे को 2200 रुपये वहन करना कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है सर। और जो CISA वाले बच्चे हैं, वैसे 2019 से इंतजार करें तो बहुत सारे बच्चों का तो आखिरी चांस है, अगर इसमें फेल होते हैं या पास होते हैं तो फिर तो ओवरेज हो जाएंगे उससे। तो हम जो आपका टोटल कॉस्ट बनता है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो आपकी फीस अगर 1 लाख रुपये भी है तो हम 1 लाख रुपये को 200 बच्चों में डिवाइड कर देंगे, तो पर बच्चे पे वो असर उस चीज़ का कम पड़ेगा। करीबन 5.5 लाख रुपये आप मान के चलें इसमें लगेंगे पूरे प्रोसीडिंग, जो मतलब केस फाइल करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए इसको। तो सर आप और इसके पक्ष दोनों बता दीजिए कि पक्ष में अगर जजमेंट आता है तो क्या हो सकता है? पक्ष में आएगा तो ये पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और कोर्ट कहेगी कि दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए इन कैंडिडेट्स का। और अगर पक्ष में नहीं आता है किसी वजह से तो उसका कोर्ट उसका वाया मीडिया देखेगी कि कैसे बच्चों को जो है वो
बैलेंसिंग उसको की जाए कि जो बच्चे जिनको नुकसान हुआ है या जिनको फ़ायदा हुआ है वो दोनों के बीच में कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। जी सर। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये बात कि एग्ज़ाम कैंसिल करना एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। जी सर। ओके, तो कोर्ट को जब तक कोर्ट फुल प्रूफ तरीके से तैयार नहीं होंगी तो वो ये कोशिश करेंगे कि क्या इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं क्या। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही होगी कि एग्ज़ाम पूरा का पूरा ही कैंसिल हो, बैलेंसिंग नहीं, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो और एक फ्रेश एग्ज़ाम होल्ड किया जाए। बिल्कुल। और इससे रिलेटेड एक इंक्वायरी भी हो, नॉट ओनली कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो, बल्कि इसमें कोई इंक्वायरी भी होनी चाहिए जिससे ये चीज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिपीट ना हो। बिल्कुल। इससे रिलेटेड भी हम कुछ डायरेक्शंस कोर्ट से मांगेंगे इसके बारे में। जी सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे एग्रीव्ड हैं, मेरी नज़र में उनको मिलकर इसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि हमने वो भी देखा है कि जहाँ हम सोचते हैं कि परिणाम बहुत बुरा होगा वहाँ बहुत अच्छा भी हो जाता है। जी सर। और जब बहुत ज़्यादा उम्मीद करके चलते हैं तो कई बार ऐसा नहीं भी होता है। बिल्कुल। तो लड़ना इम्पोर्टेंट है, परिणाम की चिंता ना करें, लड़ाई के लिए इकट्ठे हों, लड़ेंगे तो सब काम होता है। ये चीज़ें और बताएं। ठीक है सर जी, थैंक यू। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अजय सर ने आपको सारी की सारी बातें क्लियर कर दी हैं स्पष्ट रूप से कि क्या इस केस में आगे हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर मान लो ज़्यादा नहीं 20 बच्चे भी अगर गलत तरीके से इस भर्ती में शामिल होते हैं तो वो उन 20 बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब करेंगे जो बच्चे मेहनत करके सफल होना चाहते हैं। कोई लड़का मान लो 10 लाख रुपए देके, जैसे हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखा, जिन बच्चों को खुद का साइन नहीं आता उनके 97 नंबर हैं और जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं उनके 66-70 नंबर आ रहे हैं। तो वहाँ भी हम चुप बैठ गए थे, वहाँ भी हमने आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, तो जो फीस है वो कंडक्ट हो जाएगी, वहन हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो डिवाइड हो जाती है। फीस नहीं है। हाँ सर, सिर्फ एक्सपेंसिव है। सिर्फ सर ने कॉस्ट बताया एक्सपेंसिव, जो पेपर वर्क का खर्चा आएगा, जो फोटो कॉपी, जो भी प्रोसीडिंग में खर्चा आएगा वो खाली वो बताया है। हाँ, और जो दुनिया भर के खर्चे हैं इसके में। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि अगर आप लड़ना चाहते हो तो फिर पूरे मन से लड़िए। आधे बच्चे कहेंगे कि हाँ केस कर दो, आधे कहेंगे नहीं करोगे, तो फिर उसमें हम भी बीच में लटक जाएंगे करें कि नहीं करें। तो अगर करना हो आपको तो क्लियर रूप से आइए, पूरे समर्थन से आइए, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर जो हो रहा है वो होने दीजिए। क्यों सर जी? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप ग्रुप में शामिल होकर सारी बातें आप रख सकते हैं और जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे कि केस को आगे करना है कि नहीं करना है। तो जो भी आपका डिसीजन बने, जो भी आपका फीडबैक में, तुरंत हमें बताएंगे और जैसे जो अपडेट होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।